आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीपीसी के ऑर्डर को कैसे पढ़ना है और कौन कौन से ऑर्डर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में बताया था कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आप पढ़कर एआईबी की परीक्षा में सीपीसी में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे सीपीसी में एक अनुसूची है जिसमें 51 ऑर्डर दिए गए हैं और उन 51 ऑर्डर्स में से कौन कौन से ऑर्डर्स महत्वपूर्ण है। चलिए तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कि उन ऑर्डर्स को जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एआईबी का एग्जाम हो, चाहे वो सिविल जज का हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम कोई भी दे रहा हो। सबसे पहले ऑर्डर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आदेश नंबर 1 जो कि आपसे बात करता है वादों के पक्षकार के बारे में। वाद के पक्षकार कौन कौन से होंगे और उन पक्षकारों का उस मामले में क्या महत्व रहेगा। तो ऑर्डर नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें ऑर्डर नंबर 1 का रूल 8 और रूल नंबर 9 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 8 आपसे कहता है प्रातिनिधिक वाद के बारे में और रूल नंबर 9 कहता है कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में और इनका प्रभाव क्या होगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यानी कि आदेश 1 वाद के पक्षकार ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्डर नंबर 2 की। ऑर्डर नंबर 2 कहता है वाद की विरचना कैसे करनी है, यानी कि किसी भी सिविल मामले को बनाना कैसे है, क्या उस मामले में हम संपूर्ण मामले को लेंगे या नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति को 10,000 रुपए वसूलने हैं, तो क्या वह 10,000 रुपए वसूली के लिए मामला लेकर आएगा या फिर वह 10,000 रुपए में ब्याज भी इंक्लूड करेगा, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा, यह कहलाता है वाद की विरचना। यानी कि आदेश नंबर 2 वाद की विरचना ठीक। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 और 4 कोई काम का नहीं है ठीक। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर है यानी कि आदेश है रूल नंबर यानी कि 5वें नंबर का आदेश समनों का निकाला जाना, उनकी तामील के संबंध में ऑर्डर नंबर 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि अगर किसी भी सिविल मामले में यदि प्रतिवादी को कुछ भी सूचना देनी है तो वो समन के माध्यम से दी जाएगी। समन कैसे निकाला जाता है, कितने दिन के भीतर निकाला जाता है, प्रतिवादी को उसका जवाब कैसे देना है, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। समनों का निकाला जाना और उनकी तामील ऑर्डर नंबर 5। ऑर्डर नंबर 6 अभिवचन साधारणतः, ये जो पार्ट है वो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभिवचन साधारणतः इसमें क्या है कि प्लीडिंग होती क्या है, तो प्लेंट और डब्ल्यूएस को मिलाकर बनती है प्लीडिंग, यानी कि वाद पत्र और लिखित कथन को मिलाने से क्या बनता है आपका अभिवचन। अभिवचन में आपको वो सारी चीजें, इसके महत्वपूर्ण कुछ रूल हैं जैसे कि 6, 16, 17, 18, ये आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्डर 6, रूल 16, रूल 17 और रूल नंबर 18, ये कुछ आपके रूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर पढ़ना। इसके बाद बात करते हैं हम ऑर्डर नंबर 7 जो कि वाद पत्र यानी कि प्लेंट के बारे में बात करता है। वाद पत्र होता क्या है, सामान्य तौर पर जब वादी अपने किसी सिविल मामले में अपनी तरफ से जो मांगना चाहता है, जो उसको प्रतिवादी से चाहिए, वह सबकी एक सूची बनाता है, उसको लिस्टेड करता है और उसको वाद पत्र में लिखकर न्यायालय में पेश करता है, तो ये कहलाता है वाद पत्र। कई बार वाद पत्र में गलती हो जाती है, संशोधन करने की बात आती है, बहुत सारी चीजें होती है, वाद पत्र को नामंजूर करना भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में वाद पत्र यानी कि प्लेंट के बारे में ऑर्डर नंबर 7 आपको कंप्लीट बताएगा। अगर ये होता है वादी का यानी कि प्लेंटिव की ओर से जो पेश किया जाता है हम उसे वाद पत्र कहते हैं, यानी कि वादी की ओर से पेश किए गए पत्र को हम वाद पत्र कहते हैं। इसका जवाब जो देता है उसको कहते हैं डब्ल्यूएस रिटन स्टेटमेंट यानी कि लिखित कथन। तो ऑर्डर नंबर 8 3 बातों के बारे में बात करता है, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और क्लेम ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको बात करूं तीनों चीजों की, हिंदी में इनको कहते हैं लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा, ये तीनों चीजें होती है। लिखित कथन क्या होता है, सामान्य तौर पर वाद पत्र का जो जवाब प्रतिवादी के द्वारा जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं लिखित कथन। अब प्रतिदावा क्या होता है,
वादी ने जो दावा प्रस्तुत किया है कोर्ट में उसके अगेंस्ट में कोई दावा प्रस्तुत करना प्रतिदावा कहलाता है। ठीक है। और एक होता है मुजरा। मुजरा क्या होता है? वादी ने कोई बात पैसे से संबंधित की है, रुपयों से संबंधित कोई बात की है अपने वाद पत्र में, उसका जवाब प्रतिवादी ने इस तरीके से दिया कि साहब मुझे भी इस व्यक्ति से यानी कि वादी से कुछ पैसा लेना है, तो यानी कि धनों का समायोजन करना कहलाता है आपका मुजरा। ठीक। इसके बाद आपकी अगली जो बात आती है, तो पहले तो आप इसमें लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा, ये तीन चीजें पढ़ेंगे। प्रतिदावा। इसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 9। ऑर्डर नंबर 9 को जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जैसे देखो वाद पत्र आ गया है और लिखित कथन आ गया। अब न्यायालय क्या करता है? न्यायालय मामले की सुनवाई करना चालू करता है। अब उस मामले में वादी और प्रतिवादी की उपस्थिति और अनुपस्थिति का क्या परिणाम रहता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि न्यायालय में वादी आ गया है, प्रतिवादी नहीं आया, तो इसका क्या प्रभाव रहता है, और प्रतिवादी आ गया है, वादी नहीं आया, तो इसका क्या प्रभाव रहता है। तो इन सारी चीजों को